हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, इस पर आज हम लोग क्लासेस करेंगे। इस क्लास में मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप इतना भी करके अगर किसी एग्जाम में चले जाते हैं, खास तौर पर अभी जो भी एसएससी व्यापम या मध्य प्रदेश की जो चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है, यानी शिक्षक चयन परीक्षा जो आयोजित की जा रही है, उसमें भी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि भारत जो है वो बेसिकली वर्ल्ड में स्थित कहाँ पर है, यानी कि विश्व में उसकी स्थिति कहाँ पर है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि विश्व में भारत की कंडीशन कहाँ पर है। तो देखो, किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हमें दो चीजों का सहारा लेना होता है, जो कि पूरे अर्थ पर रेखाएं खींची होती हैं। इन रेखाओं को हम दो तरह से खींचते हैं। एक जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं और एक जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखा वो जो अर्थ पर इस तरह से खिंची हुई होती है और देशांतर रेखा वो जो इस तरह से खिंची होती है। यानी कि इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर हम किसी भी जगह की वास्तविक स्थिति को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत की लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंडीशन क्या है, या लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो या तो हमें इसको याद करना पड़ता है, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो आज मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको देखते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा कैसे पता करेंगे। ये अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है जिसको हम कहते हैं जीरो रेखा। ये जो जीरो रेखा है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर। और भूमध्य रेखा जो है, इसके ऊपर का भाग जो है इसे हम कहते हैं उत्तर, और इसके नीचे का भाग जो है इसे कहते हैं हम दक्षिण, यानी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब बात आती है कि भारत किस अक्षांश में स्थित है। सिंपल सी चीज, भारत की अब हम कंडीशन देखते हैं तो भारत कहां पर स्थित होगा। तो मैंने अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने के लिए उसके बीचों बीच से एक रेखा खींची, जिसको मैंने कहा जीरो, जो है अक्षांश रेखा, जिसका नाम मैंने भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, है ना, ये नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर नॉर्थ और इसके नीचे साउथ है। अब मैं इंडिया की बात करता हूं कि इंडिया मुझे कहां दिखता है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो 0 डिग्री के ऊपर, यानी कि इंडिया की पोजीशन जो है वो यहां है। अगर इंडिया की पोजीशन यहां पर है, यानी कि इंडिया हमें कहां दिख रहा है। तो इंडिया हमें दिख रहा है अक्षांश में, कहां पर, उत्तरी अक्षांश में। कहां दिखाई दिया, उत्तरी अक्षांश में। और इस तरीके से हमने भारत की अक्षांशीय स्थिति पता करने के लिए हमने इसको आधार बनाते हुए ये देखा कि भारत किस अक्षांश में स्थित है। तो भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। देखो, देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो देशांतर रेखा को कैसे पता करेंगे हम। देशांतर रेखा को पता करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिस तरीके से अर्थ को यहां पर दो बराबर भागों में बांटने के लिए जीरो लाइन खींची गई, ऐसे ही अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने के लिए यहां पर भी एक जीरो लाइन खींची जाएगी। मान लो ये जीरो लाइन खींची गई। अब ये जो जीरो लाइन खींची गई है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जीरो लाइन के इधर ये क्या होगा, पश्चिम होगा, यानी वेस्ट होगा। ये क्या होगा, ये ईस्ट होगा। अब मुझे इंडिया पता करना है कि इंडिया, इसमें तो मुझे पता चल गया नॉर्थ में, इसमें कहां पर है, वेस्ट में कि ईस्ट में। तो इसका पता करने के लिए जीरो लाइन जो है वो लंदन से होकर गुजरती है, और लंदन में जहां से होकर गुजरती है वो जगह है ग्रीन विच। और ग्रीनविच से ही पूरे विश्व के देशों का समय निर्धारित किया जाता है, यानी ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है जो 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब लंदन के ये ग्रीनविच से होकर गुजर रही है तो लंदन के इधर वेस्ट है और लंदन के इधर ईस्ट मान के चलेंगे।
अब इंडिया की कंडीशन देखते हैं, इंडिया कहां पर है। अगर इंडिया की कंडीशन देखी जाए तो इंडिया जो है वो यहां स्थित है। अगर यहां स्थित है तो यानी इंडिया जो है वो ईस्ट की ओर है। और इस तरह हमें देशांतर रेखा के रूप में क्या मिल गया कि इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो इंडिया जो है पूर्व की डायरेक्शन में है, यानी कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। और इस तरीके से इंडिया के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि इंडिया जो है वो अक्षांश रेखा के हिसाब से नॉर्थ में, देशांतर रेखा के हिसाब से पूर्व में, और पूर्व में भी कहां पर, मिडिल में, यानी कि पूर्व मध्य में स्थित है भारत की कंडीशन पूरे अर्थ पर, यानी कि ग्लोब पर। तो हमने अक्षांश और देशांतर रेखा के हिसाब से ये पता कर लिया। और इंडिया जो है अक्षांश के हिसाब से उत्तर में और देशांतर के हिसाब से जो है पूर्व में मध्य की स्थिति होती है। अब हम भारत की अक्षांश देशांतर रेखा देखते हैं कि आखिर भारत की अक्षांश और देशांतर रेखा हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो अब हम इंडिया की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर इंडिया जो है वो 0 डिग्री पे ऊपर है, यानी 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कि इंडिया की कंडीशन जो है वो 0 डिग्री के ऊपर है। यह है भारत। ठीक। अब भारत के नीचे से, यहां से कहीं ना कहीं से नीचे से एक जीरो लाइन होकर गुजर रही होगी। मान लो ये जीरो लाइन होकर गुजर रही है। ठीक। अब जीरो लाइन के हिसाब से इंडिया जो है वो नॉर्थ में, ये इंडिया हो गया नॉर्थ में। अब जीरो लाइन जो है अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे करते करते लाइनें ऊपर जाएंगी, ऐसे ही नीचे 1 2 3 ऐसे करते करते लाइनें ऊपर नीचे जाएंगी। अब देखो इंडिया 0 डिग्री के ऊपर है और इंडिया जो है किस अक्षांश में स्थित है इसको हम देखते हैं। अब मैं 0 डिग्री के ऊपर जाऊंगा तो 0 डिग्री के ऊपर जाते जाते 1 2 3 ऐसे करते करते ऊपर बढ़ूंगा तो इंडिया के पास यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड है यानी कि भारत की मुख्य भूमि से नीचे है अंडमान निकोबार आइलैंड के आइलैंड। इसलिए जब मैं 0 डिग्री के ऊपर जाऊंगा तो जो ये आइलैंड दिख रहा है इसी आइलैंड से होकर कोई ना कोई एक रेखा होकर गुजरेगी, गुजरेगी होकर, मान लो ये वो आइलैंड है। ठीक, ये वो आइलैंड है, मैंने बना दिया ये आइलैंड, ये बना दिया मैंने जीरो लाइन। और जीरो लाइन के ऊपर गया मैं 1 2 3 करते हुए, तो कोई ना कोई एक लाइन जो है वो इसी आइलैंड के सबसे नीचे से होकर गुजरेगी। ये जो लाइन होकर गुजरेगी जीरो के बाद 1 2 3 4 5 और ये है 6 डिग्री। 6 डिग्री में भी ये 4 मिनट, यानी कि ये जो है वो उत्तर में स्थित है इसलिए उत्तरी अक्षांश होगा। और इस तरह जो है इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड से जो अक्षांश रेखा होकर गुजर रही है वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक। अब ये जो रेखा है कहां से होकर गुजर रही है, तो ये भैया अंडमान निकोबार से होकर गुजर रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, कहां से हम लोग इसको कर सकते हैं। और जो अभी एग्जाम आने वाले हैं उनमें बहुत कम समय है और उन कम समय के आधार पर हम कैसे तैयार करेंगे इसको, पहले हम थ्योरिकल क्लासेस करेंगे, इसके बाद एमसीक्यू को करेंगे। और एमसीक्यू करके यानी कि एमसीक्यू की क्लासेस में अलग कराऊंगा, पहले हम थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, जिससे वो सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक। अब 6 डिग्री 4 मिनट यानी कि ऊपर जाएंगे तो ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का जो ये आइलैंड है, यानी बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पर, ये भाई साहब कौन से आइलैंड है, तो ये जो भाई साहब आइलैंड है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। और इस तरह ग्रेट निकोबार जो है वो इस आइलैंड का नाम है। और ग्रेट निकोबार में जो ये आइलैंड बना हुआ है, इस आइलैंड का जो ये वाला पॉइंट है यही इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट होगा और इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। और इस तरह भारत के सबसे दक्षिण का जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और भी कई नामों से जाना जाता है, इसे हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ये पहले इसके नाम थे लेकिन अब जो है वो इंदिरा पॉइंट है। तो क्वेश्चन आएगा भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा
पॉइंट है कहां पर है, तो 6 डिग्री 4 नॉर्थ लेटीट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये हमने भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट निकाल लिया। अब हम ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो फिर 6 के बाद 7 8 करते हुए लाइनें ऊपर जाएंगी, तो कोई ना कोई एक लाइन इंडिया के सबसे साउथ वाले एरिया से होकर गुजरेगी, गुजरेगी। तो मान लो इंडिया का कोई भी साउथ वाला हिस्सा होकर गुजरेगी, मान लो ये इंडिया है और इंडिया के यहां वाले हिस्से से होकर गुजर रही है, ये होकर गुजर रही है, ठीक। अब ये जो है 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और यहां पर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और इस तरीके से इस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब मैं भारत की बात करूं कि भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट क्या है, तो साउथ वाला पॉइंट है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में भी जो स्थित है इस पॉइंट का नाम है केप कैमोरीन। और इस तरह भारत की मुख्य भूमि का सबसे साउथ वाला हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं केप कैमोरीन। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 8 के बाद फिर 9 10 11 12 ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि अर्थ के मतलब भारत के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम कहते हैं 23 एंड हाफ और इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। और इस तरीके से भारत के बीचों बीच से होकर जो रेखा गुजर रही है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इन कर्क रेखा को हम देखेंगे अभी बाद में। अब 23 के बाद 24 25 ऐसे करते करते ऊपर जाएंगे तो कोई ना कोई एक रेखा जो है वो भारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से से होकर गुजरेगी, यानी यहां से होकर गुजरेगी। जब यहां से होकर गुजरेगी तो इसका भी कुछ नाम होगा। तो इसका नाम जो है यानी कि 23 के बाद 24 ऐसे करते करते जाएंगे तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक। और इस तरह भारत की अक्षांशीय स्थिति हमने निकाली, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या निकली, 64 यानी 6 डिग्री 4 मिनट जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट में चालू होता है। भारत की मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट केप कैमोरीन कन्याकुमारी से होता है और ऊपर जाकर 37 डिग्री 6 पर जो है समाप्त होता है। और इसका भी यहां पर कोई ना कोई एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट का जो नाम है इसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। यानी भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो कन्याकुमारी यानी कि कैप कैमोरीन होगा। क्लियर है। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हमने ये निकाल लिया। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज याद रखनी है। पहली चीज, क्योंकि इंडिया जो है वो 0 डिग्री के ऊपर है, अगर इंडिया 0 डिग्री के ऊपर है तो हमेशा याद रखना इंडिया उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब हम ये कैसे याद करेंगे लेटीट्यूड, तो लेटीट्यूड याद करने के लिए हम इसे डिजिट में याद कर लेंगे। कैसे, 64 84 से 376 उत्तरी अक्षांश लगाना ही लगाना है। तो 64 से 84 से 376 नॉर्थ लेटीट्यूड, 64 84 से 376, बाकी पॉइंट तो बीच में आप लगा ही लेंगे, 6 डिग्री 8 डिग्री 37 डिग्री। क्लियर है। तो 64 84 से 376 उत्तरी अक्षांश है, यानी 64 84 से 376। ये डिजिट याद रखो, इसके आधार पर हम भारत की अक्षांश की स्थिति पता कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आता है, इसको याद रखें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारत के देशांतर स्थिति की बात करते हैं। भारत की देशांतर स्थिति की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है। मान लो ये लंदन है, ठीक है, हम पास में ले जाते हैं क्योंकि बड़ा मैप बनाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये लंदन है और लंदन में यहां पर कौन सा गुजर रहा है, ग्रीनविच से हम ये ले रहे हैं। लंदन के ग्रीनविच से मानक समय लिया जाता है। अब 0 डिग्री के इधर तो वेस्ट पड़ रहा है और इधर ईस्ट पड़ रहा है, तो हम इस ओर बढ़ेंगे क्योंकि इंडिया इस ओर है।
तो 0 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक लाइन इंडिया के सबसे वेस्ट वाले हिस्से से होकर गुजरेगी। गुजरेगी गुजरेगी ना। अब गुजरेगी तो यहां पर 1 2 3 ऐसे करते करते लाइनें आगे बढ़ती गई और यहां पर आके इंडिया की मुख्य भूमि से जो है वेस्ट वाली यहां से होकर गुजरेगी। ये जो लाइन है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। हम ईस्ट की ओर हैं इसलिए ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर है इसलिए पूर्वी। रेखा क्या है तो रेखा है देशांतर। और इस तरह अगर हम भारत के वेस्ट के देशांतर की बात करें तो भारत जो है उसकी देशांतर रेखा गुजरात से होकर गुजरती है। इसे हम कहते हैं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक। तो यानी ये भी कोई पॉइंट होगा यहां पर। तो यहां जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है गोर माता और यहां गुजरात में इसे हम गोर माता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं गोर माता के नाम से, जो गुजरात में सबसे भारत के पश्चिम में स्थित जो है वो स्थल है। ठीक। याद रखना गोर माता। क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इंडिया जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। 68 डिग्री 7 से बढ़कर फिर 69 17 71 72 ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो भारत के बीचों बीच से जो भारत का मानक समय लिया जाता है वो होकर गुजरेगा। और भारत का मानक समय जो लिया जाता है वो 82.5 से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है तो इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। इलाहाबाद के नैनी में कहां से, या फिर इलाहाबाद के मिर्जापुर के पास से भी लिया जाता है। तो कई बुकों में मिर्जापुर और कई में नैनी मिलता है तो एमसीक्यू के ऊपर हम इसको क्वेश्चन लगा लेंगे। तो 82.5 तो भारत का मानक समय निर्धारित होता है। अब 82 के आगे बढ़ेंगे 83 84 ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक लाइन इंडिया के यहां से होकर गुजरेगी। जो यहां से होकर गुजरेगी वो इंडिया के सबसे पूर्वी हिस्से को बनाएगी यानी कि ये भी एक देशांतर रेखा होगी। यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है इंडिया इसलिए पूर्वी देशांतर। तो याद रखना इंडिया को हम हमेशा अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उत्तरी अक्षांश, देशांतर स्थिति के आधार पर हम इसे पूर्वी देशांतर रखेंगे। अब ये भी कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट जो है वो क्या होगा तो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट जो है ये है की बी थू। और इस तरह अरुणाचल में भारत का सबसे हमें पूर्वी पॉइंट दिखाई देगा जिसका नाम है की बी थू। हमने चारों पॉइंट देख लिए। हमने भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे पॉइंट देख लिए। यहां पर इंदिरा पॉइंट है, यहां पर कन्याकुमारी केप केमोरिन है, यहां पर इंदिरा कॉल है, यहां गौर माता है, यहां किबिथु है। अब हम भारत के देशांतर स्थिति को कैसे याद करेंगे तो पहली चीज हमें पूर्वी देशांतर याद रखना है क्योंकि इंडिया पूर्व में है इसलिए इंडिया के देशांतर स्थिति है 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। इसे हम डिजिट में याद कर सकते हैं। हिंदी में 687 से 9725, इंग्लिश में कर सकते हैं तो 68 7 से लेकर 97 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर। समझ में आई बात को। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कि किस तरीके से भारत की अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको समझ में आई हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत की अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं देख ली हम लोगों ने। अब देखो भारत के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टॉपिक ऑफ, यानी इसको हम क्या कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यानी अगर हम इस रेखा की बात करें तो इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भैया हम देखते हैं ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है क्या। हाँ भैया ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, बहुत ही बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है। ये हो गई 23.5 यानी कि कर्क रेखा। अब बात आती है कि भारत की जो ये कर्क रेखा है जो होकर गुजर रही है, ये कर्क रेखा जो है बेसिकली कितने राज्यों से होकर गुजर रही है तो हम काउंट करते हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा
8वां मिजोरम। यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। और 8 राज्यों से होकर गुजर रही है तो यानी कि कितने राज्यों की कैपिटल इस कर्क रेखा पर है? यानी अगर देखें तो गुजरात की गांधीनगर भी उसके पास है, मध्य प्रदेश की भोपाल भी उसके पास है, और रांची तो सबसे पास है, और रांची टॉपिक ऑफ कैंसर पे ही स्थित है। इसके अलावा जो है वो त्रिपुरा है, मिजोरम है, कोलकाता भी पास में ही है। बाकी जो देखा जाए, छत्तीसगढ़ की रायपुर दूर है, राजस्थान की जयपुर दूर है। और इस तरह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद रखना, मैप के थ्रू याद करना, याद रखना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब गुजरात, मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इस तरीके से उसको याद करना जिससे वो आप लोगों को याद हो जाए। क्लियर है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, भारत के बीचों बीच से होकर जो 82.5 जिससे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, वो कहां से लिया गया है? तो वो 82.5 यानी कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। अब क्वेश्चन आ जाता है कितने राज्यों से? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? 5 राज्यों से। पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक, चौथा उड़ीसा, और पांचवा जो है वो है आंध्र प्रदेश। और इस तरह हमने भारत का ये लाइनों के हिसाब से भारत के देशांतर और हमने भारत का अक्षांश स्थिति देख ली। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, तब मैं और अक्षांश देशांतर रेखा वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है इन सब चीजों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं अब क्या आता है इसमें। देखो आगे अगर हम देखें तो भारत जो है उसका टोटल एरिया कितना है? तो देखो भारत का टोटल एरिया जो है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और भारत जो है वो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। अब ये टोटल एरिया वर्ल्ड का कितना एरिया है? तो ये टोटल जो है वो 2.43% है पूरे वर्ल्ड का। अब ये जो पूरे वर्ल्ड का इतना बड़ा एरिया जिसको हम 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत का टोटल एरिया 2.43% है। अब इस टोटल एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की? तो 17.5% पॉपुलेशन जो है वो यहां रहती है। अब इस एरिया के हिसाब से विश्व में भारत जो है वो कौन से नंबर का देश है? तो विश्व में भारत जो है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। यानी अगर देखा जाए तो भारत जो है वो विश्व में कौन से नंबर का देश कहलाता है? तो विश्व में वो 7वें नंबर का देश कहलाता है। क्लियर है? यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब नोट डाउन करते हुए चल रहा है इसको। क्वेश्चन इसी के बीचों बीच आएंगे आप लोगों को। एमसीक्यू जब मैं लगवाऊंगा तब आप देखेंगे पुराने पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। मध्य प्रदेश चयन परीक्षा भी अभी आने वाली है, उसको भी इसी तरीके से हमें तैयार करना है। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा भी है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, भारत की सीमाओं की बात करते हैं। चलो हम सीमाओं की बात करते हैं। भारत की सीमा, भारत की सीमा की अगर बात की जाए तो भारत जो है उसकी एक स्थल सीमा होगी, ठीक है, और एक उसकी जलीय सीमा होगी। यानी कि भारत जो है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। ये स्थल से घिरी हुई है, ये स्थलीय सीमा है, अड़ोसी पड़ोसी ने घेर रखा है हम लोगों को। ठीक, तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की बात करते हैं। भारत की जलीय सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर यानी कि ये समुद्री सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन इस जलीय सीमा में द्वीप भी शामिल है, यानी आइलैंड भी शामिल है। अगर आइलैंडों को भी हम शामिल कर दें तो 1415.6 जो है वो हो जाएगी, यानी कि 7500 जो है सीमा जो है वो निकल आएगी। लगभग 7515 जो है यानी 16 जो है होगी है। लेकिन अब बात कही जाए कि अब ये सीमा जो है वो परिवर्तित कर दी गई है। अब भारत की नई समुद्री सीमा को चेंज कर दिया गया है।
और भारत की नई समुद्री सीमा जो चेंज कर दी गई है उस हिसाब से कितनी है। तो भारत की नई समुद्री सीमा जो है, कई कई बुकों में 1416 भी मिलता है ना, ये 6 भी मिलता है, यहाँ पे 5 भी मिलता है ना। तो सीमा जो है परिवर्तित कर दी गई है अभी, और भारत की अब जलीय सीमा जो है इसमें चेंजेस कर दिया गया है। जलीय सीमा अब टोटल हो गई है 11089.81 किलोमीटर। तो याद रखना, वर्तमान में नए आंकड़े के अनुसार भारत की समुद्री सीमा हो गई है 11098.81। ठीक है, 98 हो गई ना, 89 लिख दिया, अच्छा 981 हो गई है ना, इसको 89, इसको फिर से हम मिटा देते हैं, है ना, 11098.81 हो गई है। ठीक है, तो भारत की समुद्री सीमा कितनी हो गई, तो 11098.81 जो है वो भारत की कुल अब जलीय सीमा निर्धारित कर दी गई है। क्लियर है। तो भारत की अगर हम टोटल स्थलीय सीमा देखें तो 15,200, जलीय सीमा देखें तो 6100, द्वीपों के साथ देखें तो 1416.5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7516.5 हो जाएगा। लेकिन अब ये आंकड़ा चेंज हो चुका है, और आंकड़ा चेंज होकर भारत की नई जलीय सीमा 11098.81 हो चुकी है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो अपने कई अड़ोसी पड़ोसियों से घिरा हुआ है ना, कई अड़ोसी पड़ोसियों ने घेर रखा है भारत को। तो पहला तो हमारा जो है अड़ोसी पड़ोसी देख लेते हैं कौन कौन है। तो देखो, अड़ोसी पड़ोसियों को देखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ये कि देखो यहां पर फंडा है एक, बचपन में बी ए, बचपन में बीए। फंडा क्या है, भारत कितने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, पहला, इससे हमें क्या क्या आंसर मिलेंगे इस फंडे से। पहला आंसर मिलेगा, है ना, बचपन में बीए। तो कितने राज्यों से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी भारत कितने पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, अपने 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। सेकंड क्या मिलेगा हमें, बताओ कौन कौन से। तो बा से क्या होगा, बांग्लादेश, चा से क्या होगा, चाइना, पा से क्या होगा, पाकिस्तान, ना से क्या होगा, नेपाल, मा से क्या होगा, म्यांमार, बी से क्या होगा, भूटान, ए से क्या होगा, अफगानिस्तान। अब ये फंडा जो है ये भी बताएगा कि कौन सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और कौन सबसे कम सीमा बनाता है। इसी फंडे में सबसे पहले क्या आया, बा आया, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश। अब सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो सबसे बाद में क्या है, ए, यानी सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान। अब क्वेश्चन पूछ लिया तीसरे नंबर पे कौन बनाता है, तो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे कौन बनाता है, चाइना बनाता है, फोर्थ नंबर पे कौन बनाता है, नेपाल बनाता है। तो इस आधार पर भी ये फंडा काम कर जाएगा। तो भारत में कौन सा देश जो है लगा हुआ है और किस हिसाब से वो अपनी सीमा बना रहा है, इसी फंडे से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बचपन में बीए 7, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान, दूसरा तीसरा, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसी फंडे से आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। चलो पड़ोसी देशों को देख लेते हैं हम लोग। यहां पर भैया हमारा नन्ना मुन्ना सब अच्छा बिगड़ेला लड़का पाकिस्तान है। ठीक, यहां पर देखें तो क्या है, यहां अफगानिस्तान है। फिर अफगानिस्तान को क्रॉस करेंगे तो यहां पर चाइना तिब्बत को कब्जे में लेकर बैठा हुआ है। यहां नेपाल, यहां भूटान, यहां पर म्यांमार और यहां पर बांग्लादेश। और नीचे यहां पर एक और है जो समुद्र से लगा हुआ है, इसलिए बचपन में बीए में नहीं आएगा, समुद्र से लगा हुआ, और वो है श्रीलंका। और इस तरह भारत अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के इन पड़ोसी देशों की सीमाएं जो बनाई गई हैं वो क्या है। तो देखो, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है इसे कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है ये बनाई गई थी 1947 में। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजाद होते समय रेड क्लिफ सीमा का निर्माण किया गया था, और रेड क्लिफ सीमा जो है वो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के रूप में जानी गई। ठीक, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत में लद्दाख से लगता है, और भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है
उसे कहते हैं हम डूरंट रेखा। डूरंट रेखा जो है वो 1893 में बनाई गई। अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच ये सीमा बनाई गई थी, जो आज भारत में भी लागू है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कब्जे में ले रखा है, जिसको हम पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। इसलिए अफगानिस्तान की बॉर्डर अभी पाकिस्तान से बॉर्डर में लग रही है, लेकिन अफगानिस्तान की भली सीमा लग रही हो, लेकिन पीओके भारत का ही हिस्सा है। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाइना। चाइना की बात करें तो चाइना की सीमा और भारत की सीमा कहलाती है मैक मोहन। क्या कहलाती है? मैकमोहन। मैकमोहन की अगर बात की जाए तो मैकमोहन का निर्माण जो किया गया था वो 1914 में किया गया था, और इस तरह भारत और चाइना के बीच ये सीमा बनाई गई है। लेकिन चाइना लोग जो है वो इस सीमा को मानते ही नहीं है, क्योंकि भैया अंग्रेजों के समय बनाई गई, तो बीच बीच में उंगली करते हैं हम लोगों को, चिमटी खोड़ते हैं, फिर हम इनको जो है अच्छे से ही खोद देते हैं चाइना के लोगों को। अब यहाँ आते हैं तो म्यांमार से हमारी ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि आंग्ल नेपाल मतलब देखा जाए तो इंडो म्यांमार सीमा है, इंडो नेपाल सीमा है, इंडो भूटान सीमा है, और बांग्लादेश से भी हमारी कोई अधिकृत सीमा नहीं बनाई गई है, पर हम इसे जीरो लाइन के रूप में जानते हैं और हम इसे जीरो लाइन कहते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? अब भारत की ये जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो भारत की सीमा जो है वो यहां पर पाकिस्तान से भी लगती है, तो याद रखना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत और श्रीलंका जो है वो किस जल संधि के द्वारा अलग है, तो याद रखना पाक स्ट्रीट के द्वारा अलग है। यानी पाक जल संधि के द्वारा भारत जो है वो श्रीलंका से अलग है, और इस तरह पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। ठीक। तो ये भारत की सीमाएं हो गई, हमें इन सीमाओं को भी याद रखना है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अब देखो आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें और चीजें क्या मिलेंगी, जैसे अब भारत की सबसे लंबी समुद्र की तटीय सीमा किसकी है। अब पहली चीज, भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। हम इन राज्यों की अगर बात करें तो कितने राज्य लगे हुए हैं, तो इन राज्यों की अगर हम बात करें तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। अब क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो फंडा है GAT गेट, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा सीमा अगर समुद्र की किसी से लगती है तो वो है गुजरात, और सबसे कम किसी की लगती है तो वो है गोवा। समझ में आई बात? क्लियर है? और इस तरह भारत की ये स्थिति के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की, और इस तरह क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर हम लोगों ने ध्यान दिया, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। ठीक। चलिए, तो भारत की हमने स्थितियों के बारे में इसको जान लिया, और स्थितियां क्या हैं इसके बारे में हम लोगों ने कोशिश करी जाने की। अब एक और चीज है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जो सीमा है जो लगी हुई है, उन सीमाओं को कैसे याद करें। तो देखो, क्वेश्चन आ गया कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से राज्य नहीं लगते। तो इसको देखो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो भारत का बहुत ही बिगड़ेला लड़का है, यानी कि भाई साहब बहुत ही बेकार जो है बिगड़ेला टाइप का लड़का पैदा हो गया भारत का। पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान जो है भैया, हम इसको कैसे याद करेंगे, भारत के कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। तो फंडा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान का गुरु रहेगा, और गुरु की जाएगी पूजा, और गुरु पूजा करते हुए जला देंगे हम लो, और ये फंडा होगा भारत और पाकिस्तान की सीमा का। कैसे होगा देखो, गा से होगा गुजरात, रा से होगा राजस्थान, पा से होगा पंजाब, जा से होगा जम्मू कश्मीर, और ला से होगा लद्दाख। गुजरात गुरु पूजा लो, तो गुरु पूजा लो, तो ये हो गया भारत और पाकिस्तान की सीमा। क्वेश्चन आ जाएगा कौन नहीं लगता है, कौन लगता है, तो आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करती गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो कौन साझा नहीं करती, हरियाणा साझा नहीं करती। क्लियर है? ऐसी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से मिला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चाइना आते हैं, चाइना की सीमा कौन कौन सी लग रही है। देखो, चाइना की सीमा की अगर हम बात करते हैं तो चाइना जो है वो बेसिकली एक ऐसा एरिया है जिसमें भारत के हिस्से में सैनिक लगातार घुसते रहते हैं,
ठीक है ना। अब उसका एक सैनिक है, वो उसको बोल रहा है कि लेह से उतरो अरुण। क्या कह रहा है वो? लेह से उतरो अरुण। कैसे होगा? ला से होगा लद्दाख, हा से होगा हिमाचल, सा से होगा सिक्किम, उतरो से होगा उत्तराखंड, अरुण से होगा अरुणाचल। देखो फंडा जो भी बनाया जाए ना उसको लिंक करके बनाओ। जैसे लेह से उतरो अरुण, चीन का सैनिक अरुण को उतरने के लिए बोल रहा है, वो लेह से यानी ला से लद्दाख, हा से हिमाचल, सा से सिक्किम, उतरो से उत्तराखंड, अरुण से अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? चलो नेपाल। अब हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, अगर उसकी चढ़ाई करेंगे तो बीपी हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो डेथ भी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? वहां से उतारेंगे उसको। तो फंडा है उतरो उतरो बीपी से। उत्तरों से उत्तराखंड, फिर उत्तरों से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, पी से पश्चिम बंगाल। देखो पी से यहां पश्चिम बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल नहीं, फंडा जम नहीं रहता इसलिए। पी से पश्चिम बंगाल और से सिक्किम। ये नेपाल की सीमा के हो जाएंगे। चलो अब आते हैं भूटान पर। भूटान में सांप बहुत पाए जाते हैं, इसलिए भूटान में कहेंगे हम सांप आओ। सांप आओ कैसे? भूटान में सांप आओ यानी कि सा से क्या होगा? तो सा से होगा सिक्किम, पा से क्या होगा? पा से होगा पश्चिम बंगाल, फिर आ से क्या होगा? आ से होगा असम, ओ से क्या होगा? ओ से होगा अरुणाचल प्रदेश। और इस तरह सांप आओ भूटान का फंडा होगा। क्लियर? चलो अब म्यांमार आते हैं। म्यांमार के बारे में पता है कि 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह जो थे अंतिम बहादुर शाह जफर, उन्हें रंगून भेज दिया गया था। अब जब ये रंगून भेजा गया तो वहां पर इन्होंने इनका स्वागत किया और कहा आना, लेकिन उनके साथ उनकी बेगम भी गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आना मामी। क्या कहा उन्होंने? आना मामी। आ से हम बनाते हैं, आ से क्या होगा? असम होगा। वो आ से क्या होगा? यानी म्यांमार में अगर हम बात करते हैं तो आ से जो है वो अगर देखा जाए तो फंडा क्या बनेगा? आना मामी। तो आ से क्या बन रहा है? तो आ से यहाँ पर अरुणाचल बन जाएगा, अरुणाचल। ना से क्या होगा? ना से नागालैंड बन जाएगा। मा से क्या होगा? मणिपुर बन जाएगा। मी से क्या होगा? मिजोरम बन जाएगा। तो आना मामी ये होगा किसके? म्यांमार के। बांग्लादेश, बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया है 1971 में, इसलिए भारत जो है उसकी क्या है? माँ है। माँ को क्या बोला जाता है? तुम, है ना, या फिर आप बोला जाता है। तो तुमको मैं तुम ही कर देता हूं। फंडा क्या होगा? माँ से, माँ से होगा मेघालय, ता से होगा त्रिपुरा, मी से होगा मिजोरम, आ से क्या होगा? असम होगा। असम देखो दो जगह से लग रहा है, यहां से बांग्लादेश से लग रहा है। पा से क्या होगा? तो पा से होगा पश्चिम बंगाल। ये देखो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल लग रहा है। ठीक, बहुत लंबी सीमा बना रहा है बांग्लादेश से। तो देखो ज्योग्राफी याद करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ज्योग्राफी याद करते समय मैप हाथ में रखो, लोकेट करो, खुद अपने नोट्स बनाओ और जल्दी जल्दी याद करो। ठीक है? क्लियर है? तो ये भारत की हमने सीमाएं भी इसमें देख ली। ठीक, तो आज हम लोगों ने भारत की सभी सीमाओं को देखा, भारत की किस तरह से सीमाएं बनती है इनको देखा। इसको करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत का जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी कैसा है उसको देखते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के देखते हैं कि भारत की फिजिकल ज्योग्राफी कैसी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? है ना? याद रखिएगा चीजें जो हैं वो बहुत ही अ, अच्छे तरीके से की जा सकती है, इनको हम अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम लोग फास्ट रिवीजन करना चाहें तो ये मैंने क्लासेस फास्ट रिवीजन के लिए रखी हैं, जिसकी तरह पर आप जो है वो आसानी से इसको कर पाएं और बहुत आसानी से डिटेल के साथ जो है मैं कोशिश करूंगा कि आप इनको कर सकें। ठीक है, चलिए हेडिंग हम देखते हैं, भारत का भौतिक भूगोल। ठीक, यानी भारत की फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। अब भारत का भौतिक भूगोल कैसा है, फिजिकल ज्योग्राफी कैसी है? देखो पहली चीज, भारत के उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में हमें मिलेगा हिमालय। ठीक,
यहाँ पर भारत का कौन सा हिस्सा मिलेगा हमें? हिमालय मिलेगा, जो कि हिमालय भारत में यहाँ पर ये स्थित है हिमालय। म्यांमार में घुस गया है, म्यांमार के बाद अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही पार्ट है। और इस तरह भारत का जो ये हिस्सा है, इसे हम क्या कहेंगे? उत्तर का विशाल हिमालय। और इस तरह उत्तर में हमें कौन सी संरचना दिखाई दे रही है? हिमालय दिखाई दे रही है। और इस तरह हमें हिमालय दो तरफ से टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इस तरफ से टर्न हो रहा है और एक तरफ से इधर टर्न हो रहा है। हिमालय पढ़ेंगे हम अगली बार, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां मैदानों की ओर यानी कि नीचे की ओर आती हैं। जब नीचे की ओर आती हैं तो ये नदियां जो हैं वो एक बहुत बड़ा मैदान बनाती हैं। और इन मैदानों को बनाने की वजह से अगला जो स्ट्रक्चर बनता है, इसे कहते हैं हम उत्तर भारत का मैदान। और इस तरह एक ग्रेट इंडियन प्लेन का निर्माण होता है, ठीक। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखें तो भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया का। यहां पर हम देखें तो यहां पर हमें रेगिस्तान मिलता है, यानी कि यहां पर थार का मरुस्थल है। यहां पर हम जाते हैं तो यहां हमें कच्छ का रण मिलता है, यानी कच्छ का मरुस्थल है यहां पर, ठीक। ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम भारत में मिडिल की ओर बढ़ेंगे तो मिडिल की ओर जो है यहां पर हमें कुछ रेंजेस दिखाई देती हैं। ये जैसे विंध्याचल रेंज है यहाँ पर, ठीक। विंध्याचल रेंज है। नीचे जो है वो सतपुड़ा रेंज है, ठीक। इसके अलावा इंडिया में हमें दो चीजें और देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो है वो एक माउंटेन रेंज है जो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर, इसे हम जो कहते हैं, इसे कहते हैं हम पूर्वी घाट। और इस तरह भारत को हम इस फिजिकल तरीके से डिफाइन करते हैं। ये अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है भारत का, और ये जो है लक्षद्वीप का हिस्सा है। और इस तरीके से भारत जो है वो हमें इस तरह फिजिकल रूप से दिखाई देता है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो भारत जो है वो बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत में हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं वो क्या देखने को मिलती हैं। पहली चीज, जब ये बना होगा, यानी कि जब भारत बना होगा तो ये भारत के ऊपर चट्टानें पाई जाएंगी। तो इन चट्टानों के आधार पर आपको जो याद रखना है वो सिर्फ दो तरह की चट्टानें आप याद रखना, क्वेश्चन जिनसे पूछा जाता है। पहला याद रखना, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ की चट्टानों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल रूप से महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज्यादा खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। दूसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कोयला, ठीक। तो ये दो प्रकार की चट्टानें आप रखो, बाकी और भी होती हैं, कुडप्पा भी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है लावा से निर्मित दक्कन टैप भी होता है, बहुत सारी होती है, लेकिन इनको याद रखना, ठीक है। एक और अगर हम दक्कन की बात करें तो दक्कन की चट्टानें भी होती है, दक्कन टैप भी होता है। और दक्कन टैप जो होता है वो किससे निर्मित होता है? वो लावा से निर्मित होता है। लावा से निर्मित होता है, यानी कि इसका निर्माण जो होगा वो काली मिट्टी के रूप में होगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग इस तरीके से, जो ये क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये इस तरह की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। क्लियर है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई, धारवाड़ चट्टानों के बाद जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो गई, ठीक है। दक्कन टेप हो गया, ये सब आपको याद रखना है, इनको याद रखिए। और क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं भारत में इन्हीं भौतिक प्रदेशों को और अच्छे तरीके से करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम इसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए अब, और इसे हम आसानी से आगे करते हैं, ठीक। तो हेडिंग दीजिए उत्तर भारत का हिमालय माउंटेन रेंज। और उत्तर में हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो कैसा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग उत्तर में हिमालय माउंटेन रेंज को करते हैं। क्लियर है? चलो सब लोग इंडिया का एक मैप बनाएं और मैप बनाकर जो है वो इसको लोकेट करें। और अगर आप इसको लोकेट करेंगे तो आसानी से वो चीजें कवर कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए उत्तर में हम हिमालय की बात करते हैं। ठीक है, देखो हिमालय की अगर बात की जाए तो हिमालय जो है वो कैसे बना है, पहली चीज क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ इसको हम लोग देखते हैं। देखो हिमालय के निर्माण की अगर बात की जाए तो हिमालय के निर्माण को लेकर दो थ्योरी है। पहली थ्योरी कोबर ने दी थी, और कोबर की जो थ्योरी है उसे कहते हैं भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति का सिद्धांत यानी कि जियोसीलाइन थ्योरी। और जियोसीलाइन थ्योरी ये कहती है कि इस सिद्धांत के तहत जो ऊपर का भाग था, यानी कि ये वाला जो भाग था ऊपर का, और नीचे वाला भाग यानी कि जो इंडिया का नीचे वाला भाग था, ये वाला भाग था, जब ये आपस में टकरा रहे थे तो ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता था अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग जो था इसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर हुआ करता था, इस सागर को कहते हैं हम लोग तैथिस सागर। क्या कहते थे हम इसको? तैथिस सागर। तो ये जो तैथिस सागर था, इसी तैथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराने लगे, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने पर कोबर की जियोसीलाइन थ्योरी ये कहती है कि जहां तैथिस सागर था ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा और ये दोनों आपस में टकराने लगे, और टकराने की वजह से एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, और जो आज हमें हिमालय के रूप में दिखाई देता है। और इस तरीके से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से उत्तर भारत के विशाल हिमालय का निर्माण हुआ है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमें क्या चीजें एक और थ्योरी देखने को मिलेगी। एक और थ्योरी जो है वो हैरी हैंस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। हैरी हैंस ने अपनी एक थ्योरी बताई थी, और थ्योरी जो है वो है हैरी हैंस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हैरी हैंस की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि पूरा अर्थ जो है वो 7 बड़ी प्लेटों से बना हुआ है, और अर्थ के ऊपर जहां पर हम खड़े हुए हैं ये प्लेटें हैं, और ये प्लेटों के नीचे लावा है, और इसी प्लेटों के ऊपर खड़े हुए हैं जो कि आग के पीछे या फिर एक दूसरे की तरफ जो है बढ़ रही है, यानी सरक रही है। यानी इन प्लेटों के सरकने की वजह से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। उन्होंने ये बताया कि ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये एक प्लेट है, और इस प्लेट को उन्होंने नाम दिया यूरेशियन प्लेट। क्या नाम दिया? यूरेशियन प्लेट। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, यानी इंडिया का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से को नाम दिया उन्होंने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इस तरह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो हैं वो एक दूसरे की तरफ डाइवर्ट हुई, और जब डाइवर्ट हुई तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, और जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो इस तरह हुआ यहां पर हिमालय का निर्माण। तो हैरी हैंस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हमने दोनों थ्योरी देख ली, कोबर की जियोलाइन यानी कि भूसन्नति का सिद्धांत और हैरी हैंस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्लियर है? चलो अब हम हिमालय को पढ़ते हैं। देखो हिमालय की अगर बात की जाए तो हिमालय जो है वो बेसिकली हिमालय के 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं हिमालय के? 4 पार्ट हैं। पहला, इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, जो सबसे पहले बना है। दूसरा, इसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय, जो कि बाद में बना है और ये सबसे ऊंचा है हिमालय का भाग। थर्ड जो है, इसे हम कहते हैं मिडिल हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय, जहां पर सारे पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, अधिकतर हिल स्टेशन पाए जाते हैं। और चौथा जो है, इसको हम कहते हैं शिवालिक रेंज, और इस तरीके से ये शिवालिक रेंज है। तो हिमालय को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। तो अब हम एक एक करके इन हिमालयों को करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय जो है उसकी पहली यहां पर अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ट्रांस हिमालय का, जिसको हम कहते हैं कारा को
कोरम। तो ट्रांस हिमालय की पहली चट्टान जो है इसको हम कहते हैं काराकोरम। तो याद रखना हिमालय जो है उसमें यहां पर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो श्रृंखला पाई जाती है, इस श्रृंखला को कहते हैं काराकोरम। इसी काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है और उस ऊंची चोटी को हम यहां पर कहते हैं के 2 यानी के गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये मैपिंग अच्छे से कर ली तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो के 2 अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो के 2 लिखा हुआ था सबसे ऊंची चोटी, अब क्वेश्चन आ जाए भैया कहां पर है के 2, तो हमने लोकेशन कहां बनाई के 2 की, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में बनाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां पर है, ये पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। यानी के 2 यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इस तरीके से गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर है और इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी हम मानते हैं, भले ही वो अभी वर्तमान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित हो। ठीक है, ट्रांस हिमालय का काराकोरम रेंज जो है, इसी काराकोरम रेंज में यहां पर जो स्थित है इस एरिया को कहते हैं सियाचिन। और सियाचिन भारत का सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध स्थल है, वर्ल्ड का भी सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाई वाला युद्ध है। तो इस तरह यहां पे सियाचिन ग्लेशियर मिलता है। ठीक है, काराकोरम के नीचे अगली जो रेंज है इसे हम कहते हैं लद्दाख। और लद्दाख के ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इसे कहला जाता है कैलाश। कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, तो यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, कैलाश कहते हैं, है ना, हिमालय का ही पार्ट है। और अभी कैलाश की यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर की, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, है ना, कैलाश है यहां पर। लद्दाख के आगे बढ़ते हैं तो काराकोरम लद्दाख, और अगली जो रेंज है इसको हम कहते हैं जास्कर। क्या कहते हैं, जास्कर। और इस तरह ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्लियर है। अब यहां पर एक नदी बहती है, जो नदी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, बहती हुई आती है और बहती हुई लद्दाख और जास्कर में बहती हुई ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। इस नदी को कहते हैं सिंधु नदी और इंडस रिवर लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है और यहां पर जास्कर के बाद हिमालय समाप्त हो जाता है। क्लियर। अब ट्रांस हिमालय के बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ये रहा ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बाद अगला हिमालय चालू होगा ग्रेट हिमालय। क्या चालू होगा, ग्रेट हिमालय। मैपिंग बनाते जाना, क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे आपके, एमसीक्यू लगा के देखोगे तो। ठीक है, चलो अब ग्रेट हिमालय आते हैं। ग्रेट हिमालय में कई ऊंची चोटियां हैं, जैसे पहला यहां पर स्थित है इस ग्रेट हिमालय की चोटी, यहां पर इसे कहते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद यहां पर कुछ चोटियां हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं, इनको कहते हैं कामेट और इसको कहते हैं नंदा देवी। तो याद रखना कामेट और नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी में ही स्थित है फूलों की घाटी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद हिमालय नेपाल में इंटर हो जाएगा। नेपाल में भी हमें 3 माउंटेन यहां पे दिखाई देंगे। पहला दिखाई देगा धौलागिरी, दूसरा दिखाई देगा अन्नपूर्णा, तीसरा दिखाई देगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गौरी शंकर। और यहां पर हमें स्थाई दिखाई देगा विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है और इस तरह यहां पर हमें माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा। क्लियर। माउंट एवरेस्ट की अगर बात की जाए तो इसको वहां के स्थानीय भाषा में सागर माथा या फिर चोमो लुगमा के नाम से भी जानते हैं। चोमो लुगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी।
इसी माउंट एवरेस्ट के पास यहां पर सिक्किम में भी एक माउंटेन पाया जाता है और इस माउंटेन का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में पाया जाता है। 8598 मीटर इसकी हाइट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, उसके बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हिमालय जो है वो अरुणाचल में जाएगा और अरुणाचल में इसका एक भाग है जिसको हम कहते हैं नामचा बरमा और इस तरह ग्रेट हिमालय समाप्त हो जाएगा। तो हमने दूसरा हिमालय भी देख लिया। दूसरा हिमालय क्या है? ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय के बाद हिमालय जो है उसका तीसरा भाग चालू होगा और तीसरे भाग को कहते हैं हम मध्य हिमालय। तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय की अगर बात की जाए तो मध्य हिमालय का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखो, मध्य हिमालय में सबसे पहले जो है यहां पर एक रेंज पाई जाएगी। इस रेंज को कहते हैं पीर पंजाल। इस रेंज को क्या कहते हैं? पीर पंजाल। और पीर पंजाल के नीचे एक और रेंज पाई जाएगी जिसको हम कहते हैं धौलाधर रेंज। पीर पंजाल और धौलाधर रेंज जो है यहीं पर, यानी कि जो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल है, इसी ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी पाई जाती है और इस घाटी को हम कहते हैं कश्मीर की घाटी। यानी इसको हम क्या कहते हैं? कश्मीर की घाटी। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसे हम कश्मीर की घाटी कहते हैं। इसके अलावा इसी पीर पंजाल धौलाधर रेंज में कई हिल स्टेशन पाए जाते हैं जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, मसूरी, ऐसे कई हिल स्टेशन यहां पर पाए जाएंगे। धौलाधर रेंज आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर ये नेपाल में इंटर हो जाएगी। नेपाल में जब ये इंटर होगी तो नेपाल में इस रेंज को क्या कहा जाएगा? तो नेपाल में इस रेंज को कहा जाएगा महाभारत रेंज। नेपाल में इसको क्या कहेंगे हम? महाभारत रेंज। महाभारत रेंज के बाद ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर ये अरुणाचल में इंटर हो जाएगा। अरुणाचल में भी कुछ पहाड़ियां पाई जाएंगी जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाई। ठीक है? मिडिल हिमालय आगे बढ़ेगा महाभारत के बाद, फिर ये अरुणाचल में आएगा डफला, मिरी, अबोर, मिशमी और पटकाई बुम। इसके बाद मणिपुर में मतलब नागालैंड में जाएंगे। नागालैंड में हमें यहाँ पर नागा हिल्स दिखेगी। नागा हिल्स के बाद हम मणिपुर में जाएंगे तो मणिपुर में लाइमा टोल दिखेगा। लाइमा टोल। लाइमा टोल के आगे जाएंगे मिजोरम में मिजो हिल्स दिखेगा हमें। मिजो हिल्स के बाद यहाँ पर हमें त्रिपुरा हिल्स दिखेगी और इसके बाद हिमालय जो है वो म्यांमार में इंटर हो जाएगा। कहां इंटर हो जाएगा? म्यांमार में इंटर हो जाएगा। म्यांमार में जब इंटर होगा तो म्यांमार में इसे कहते हैं अराकान योमा और इस तरह अराकान योमा म्यांमार में हिमालय का ही पार्ट है और इस तरह ये मिडिल हिमालय के रूप में आगे बढ़ेगा। ठीक? यानी कि एक वो हिमालय यहां पर आकर इस तरफ मुड़ गया और एक हिमालय जो है वो इस ओर आकर पाकिस्तान में इंटर हो जाएगा। ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां पर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है? ठीक है? तो मैं यहां पर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ूंगा तो यहां पर जो है हमें हिमालय जो है वो इस टर्न की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देगा। जब इस टर्न की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देगा हमारे हिमालय, तो हिमालय में यहाँ पर कुछ रेंजेस पाई जाएंगी। जो रेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगी। पाकिस्तान में इसे कहा जाता है हिमालय का पार्ट हिंदू कुश पर्वतमाला और इस तरह पाकिस्तान में ये हिंदू कुश पर्वतमाला के रूप में जानी जाएगी और हिंदू कुश पर्वतमाला के रूप में बहती हुई ये आगे की ओर बढ़ेगी और आगे की ओर बढ़ते हुए जो है हिमालय जो है पाकिस्तान में सुलेमान किरथार की पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाएगा और इस तरह हिमालय जो है उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा और इस तरह यहाँ पर इसे
हिंदू कुश, सुलेमान और किरथान की पहाड़ियों के रूप में जाना जाएगा। यानी हिमालय में 2 टर्न हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब हिमालय का अगला स्ट्रक्चर चालू होगा और हिमालय का अगला स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं शिवालिक, यानी कि मिडिल हिमालय के बाद है शिवालिक। यानी कि हिमालय के 4 पार्ट हैं, इसमें पहला पार्ट ट्रांस हिमालय और अंतिम पार्ट शिवालिक है, जहां पर आकर हिमालय समाप्त हो जाता है। हिमालय की अगर हम बात करें तो यहां पर आकर हिमालय समाप्त हो जाएगा। हिमालय को हम एक जगह दून और एक जगह द्वार के नाम से जानते हैं, और दून और द्वार यानी देहरादून और हरिद्वार, और यहां पर पाई जाती हैं जम्मू की पहाड़ियां। और इस तरीके से शिवालिक रेंज आकर यहां पर समाप्त हो जाएगा और हिमालय का अंत हो जाएगा। अब हिमालय के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हिमालय का निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ है, यानी कि अभी हुआ है, इसलिए हिमालय कैसा है? नया है। दूसरा, हिमालय इस तरफ से भी टर्न हो गया है, हिमालय यहां से भी टर्न हो गया है, यानी कि ये नया मोड़दार यानी मुड़ गया है, इसलिए मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यानी हिमालय जो है वो एक वलित, इसको हिंदी में वलित भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फोल्डेड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का यानी मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। और इस तरह ये बनेगा हमारा हिमालय का स्ट्रक्चर। क्लियर है? इतना आप कर लेंगे तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखना, समय को ध्यान में रखते हुए मैपिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हम लोगों को। मैपिंग में ध्यान रखते हुए हमने हिमालय को करा। अब हिमालय का स्ट्रक्चर खत्म होगा और चालू होगा फिर ग्रेट इंडियन प्लेन। तो हम अब ग्रेट इंडियन प्लेन को देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़े। देखो, नदियां जो होती हैं वो हिमालय से निकल रही हैं। हिमालय से नदियां निकल रही हैं, यानी कि पहाड़ों के ऊपर से नदियां निकल रही हैं। जब पहाड़ों के ऊपर से नदियां निकल रही हैं तो स्पीड क्या होनी चाहिए नदियों की? तेज होगी। अगर नदियों की स्पीड तेज होगी तो नदियां जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। जब वो इन क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी तो ये पहाड़ों को काटते हुए निकलेंगी। जब पहाड़ों को काटते हुए निकलेंगी तो ये नदियां पहाड़ों को काटते हुए जब आगे बढ़ेंगी तो आगे बढ़कर जो भी इनके रास्ते में आएगा उनको ये बहा कर ले चलेंगी। जब अपने साथ ये बहा कर ले जाएंगी तो बड़े बड़े पत्थरों को भी ये अपने साथ बहा कर ले आएंगी, और अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को बहा कर जब ये लाएंगी तो जहां पर ये बहा कर लेकर आएंगी, जहां तक ये बहा सकती होंगी वहीं तक बहाएंगी और उसके बाद उसको डिस्पोज कर देंगी। जहां वो इसको डिस्पोज करती हैं इस एरिया को कहते हैं भाबर। इसके बाद क्या होगा? नदियां आगे बढ़ती हैं और नदियां आगे बढ़ने के बाद नदियां जो हैं, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि छोटी होती हैं और इन भाबर एरिया में आकर ये नदियां इन्हीं पत्थरी वाले इलाकों में लुप्त हो जाती हैं, और लुप्त होने के बाद अचानक से ये नदियां बाहर निकल आती हैं। जब ये नदियां बाहर निकल आती हैं तो बाहर निकलकर ये नदियां फैल जाती हैं, और फैलने के बाद ये एक दलदली इलाका तैयार कर देती हैं, और इस तरह इन नदियों के द्वारा एक दलदली क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया को कहते हैं तराई वाला क्षेत्र। जहां नदियां भाबर एरिया से निकलकर अचानक से छोटी नदियां बाहर निकल आती हैं, पाताल तोड़कर बाहर निकल आती हैं, उसको कहते हैं हम तराई एरिया, क्योंकि नदियां बिछ जाती हैं और दलदली एरिया बन जाता है। बड़ी नदियां तो आसानी से क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन छोटी नदियों को दिक्कत होती है। अब ये बड़ी नदियां आसानी से इसको क्रॉस करके आगे निकल गई और आगे बहने लगेंगी। जब आगे बहने लगेंगी तो इन नदियों में बरसात के समय क्या होगा? मान लो बरसात हुई, बरसात के समय क्या होगा? तो बरसात के समय जो है इन नदियों का आकार बढ़ जाएगा, और नदियों का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा, और नदियों का आकार जब बड़ा हो जाएगा तो हर साल जब बाढ़ का पानी आएगा तो बाढ़ का पानी आने पर ये नदियों की चौड़ाई बढ़ा देगा, और मानसून में ये नदियां जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी और नदियां बड़े होकर फैल जाएंगी। जहां पर हर साल इन नदियों का पानी पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद जहां तहां तक वो अपनी एक मिट्टी बिछा देगी, और जहां जहां तक वो अपनी मिट्टी बिछा देगी तो इस एरिया को कहते हैं हम खादर। यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम कहते हैं जलोट मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। याद रखना, जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है खादर, दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं बांगर। खादर यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब इस तरह नदियां आकर बहते हुए आती हैं और आकर जितने एरिया में वो फैल जाती हैं हर साल, वहां जाकर वो एक नवीन मिट्टी को बिछा देंगी। नवीन मिट्टी को बिछा देंगी यानी कि वहां तक नदियों की एक नई मिट्टी बिछ जाएगी। यानी हर साल वहां पर नई मिट्टी बिछेगी, क्योंकि बाढ़ का पानी उस एरिया में जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो ऐसे एरिया को कहते हैं हम खादर। लेकिन मान लो किसी साल पानी बहुत ज्यादा गिरा और पानी इतना ज्यादा गिरा कि नदियों का पानी जो है वो दूर दूर तक फैल गया और ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंच गया, और इस तरह नदियों का पानी जो है वो और बड़े एरिया में फैल गया, और बड़े एरिया में फैलकर उससे और बड़े एरिया को कवर कर लिया, और इस तरह 4-5 साल में इस नदी का पानी और बड़े हिस्से में फैल गया। जब और बड़े हिस्से में फैल गया तो इस तरह बड़े हिस्से में फैलकर, जो कि हर साल यहां पर पानी नहीं पहुंचता था, 4-5 साल में पहुंचता था, तो यहां पर जो मिट्टी बिछाई उसने 5 साल पहले, फिर बाद में आके 5 साल बाद बिछाई, फिर 5 साल बाद बिछाई, पर मिट्टी तो पुरानी हो गई ना, इसलिए पुरानी हो गई तो इस एरिया को कहते हैं बांगर। और इस तरह बांगर जहां पर बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है, उस एरिया को बांगर, जहां पानी हर साल पहुंच जाता है उसको कहते हैं खादर। जहां हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है उसे हम खादर, जहां पर हर साल नई जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलती बल्कि 5 साल या 3 साल या 4 साल में मिलती है, उसको हम बांगर कहते हैं। और इस तरह खादर और बांगर के नाम से जाना जाएगा। और इस तरह नदियों का एक स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर जो नदियां जो हैं वो अपना रूप धारण कर लेंगी, और इस तरह इन नदियों से उत्तर भारत में एक विशाल मैदान का निर्माण होगा, और इस मैदान को कहते हैं हम उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इस तरह उत्तर भारत के एक विशाल मैदान का निर्माण होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या आएगा, बांगर किसको कहते हैं, खादर किसको कहते हैं? बांगर नहीं है जलोढ़ मिट्टी को, बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, भाबर जहां पथरीला इलाका, तराई जहां पे नदियां निकलकर आ जाती हैं। बस इतना याद रखना। कर पाओगे? क्लियर? सिंपल। अच्छे से करना, कॉन्फिडेंस के साथ करना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि क्वेश्चन बन रहा है हमसे। जब कॉन्फिडेंस आ गया तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्लियर है? तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया, मिटा दूं मैं इसको यहां से? ठीक है, अब हम आगे करते हैं। चलो आगे बढ़े। अगर हम मेघालय की बात करें तो यहां पर मेघालय में 3 रेंज पाई जाती है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है। इसे कहते हैं गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां। तो याद रखना, गारो खासी जयंतियों की पहाड़ी कहां पर है? मेघालय में स्थित है। और गारो खासी जयंतियों की पहाड़ी हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि ये दक्षिण भारत का ही एक भ्रंश भाग है। यहां पर पाई जाने वाली जातियों के आधार पर इसका नाम गारो, खासी और जयंतिया रखा गया है। क्लियर है? याद रहेगा इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको और आगे करते हैं। क्या होगा, समय कम है इसलिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर दी हम लोगों को, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। और इस तरह क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे इसको भी हम आधार बनाकर करेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य वाले एरिया में क्या पाया जाता है। चलो, हिमालय कर लिया, उत्तर भारत का मैदान कर लिया, अब हम करते हैं यहां पर राजस्थान में एक रेंज पाई जाती है, इस रेंज को कहते हैं अरावली। इस रेंज को क्या कहते हैं? अरावली। अरावली की हाईएस्ट पिक है गुरु शिखर। अरावली की हाईएस्ट पिक क्या है? गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी हाइट है। अरावली के इस ओर एक रेगिस्तान पाया जाता है, इस रेगिस्तान को हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी थार का मरुस्थल। याद रखना, अरावली से क्वेश्चन क्या आएगा? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, प्लस अरावली जो है वो विश्व का सबसे पुराना माउंटेन है।
यानी कि जब हिमालय भी नहीं बना था तब बन चुका था अरावली, और इस तरह हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था तब अरावली बन चुका था। और इस तरह अरावली माउंटेन रेंज जो है वो विश्व की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यहीं पर एक हिल स्टेशन भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं माउंट आबू। और इस तरह माउंट आबू पर स्थित है ये। ठीक। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहां पर स्थित है। अरावली के हम आगे बढ़ते हैं तो अरावली के इधर एमपी में इंटर होंगे। एमपी में इंटर होंगे तो एमपी में हमें कुछ पहाड़ियां दिखाई देंगी। कुछ पहाड़ियों के रूप में हम आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में हमें यहां पर दिखाई देगी ग्वालियर की पहाड़ियां। ग्वालियर की पहाड़ियों के बाद हमें यहां पर मध्य प्रदेश में मालवा का पठार दिखाई देगा। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिगार। ठीक। मालवा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार है। मालवा से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें यहां पर दिखेगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा बघेलखंड। ठीक है। बुंदेलखंड बघेलखंड आगे दिखेगा और यहां पर इस बुंदेलखंड में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक। और इस तरह ग्वालियर, मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार हमें दिखाई देगा। ठीक। तो पहले आप लोग इतना लोकेट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अरावली, गुरु शिखर, ग्वालियर, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा का पठार। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग करेंगे तो आगे बढ़कर हमें दक्षिण भारत में अब देखते हैं कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में हमें जो पाया जाता है उसको हम देखते हैं। हमने बघेलखंड और बुंदेलखंड किया। बघेलखंड और बुंदेलखंड के बाद यहां पर एक रेंज पाई जाती है। इस रेंज को कहते हैं विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज के 3 पार्ट हैं। भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, यानी झारखंड तक फैली हुई है ये। भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, ये विंध्याचल के 3 पार्ट हैं, यानी यहां तक फैला हुआ ये। विंध्याचल के नीचे जो पाया जाता है इसको कहते हैं हम सतपुड़ा रेंज। इसको हम क्या कहते हैं? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा के भी 3 पार्ट हैं। सतपुड़ा के कौन कौन से 3 पार्ट हैं? तो सतपुड़ा का है राजपीपला, महादेव और मैकाल। महादेव जो है वहीं पर सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है धूपगढ़। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसको कहते हैं सद्भावना चोटी, यानी गुडविल चोटी। धूपगढ़ जो है इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। धूपगढ़ सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ महादेव की भी सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इस तरीके से हमें राजपीपला, महादेव और मैकाल रेंज दिखाई देती है जिसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर स्थित है। क्लियर है? इसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से एक नदी होकर बहती है और ये नदी जो है वो सतपुड़ा रेंज में इसी मैकाल पर्वत के पास से अमरकंटक से निकलती है और बहती हुई ये नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में से बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में एक भ्रंश कगार यानी रिफ्ट वैली पड़ी हुई है और इसी रिफ्ट वैली से होकर बहती है नर्मदा नदी। अब हम बात करें तो इस तरफ झारखंड पड़ जाएगा, पारसनाथ वगैरह।
की पहाड़ियां हैं। और झारखंड में ही यहाँ पर हमें एक पठार दिखाई देगा, उस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को विश्व का रूर एरिया है जो जर्मनी में स्थित है, जो कोयले के लिए फेमस है, और इस तरह इसे रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कहते हैं। और इस तरह ये जर्मनी का रूर एरिया की वजह से छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। झारखंड की कैपिटल रांची का पठार भी यहीं पर स्थित है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर हमें गुजरात में गरजात की पहाड़ियां दिखाई देंगी। उड़ीसा में, सॉरी, उड़ीसा में गरजात की पहाड़ियां दिखाई देंगी। इसके अलावा कुछ चोटियां दिखाई देंगी यहां पर, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेंद्रगिरी पर्वत। तो महेंद्रगिरी पर्वत भी कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब सतपुड़ा के नीचे आगे आएंगे तो यहां महाराष्ट्र आ जाएगा। अब महाराष्ट्र में भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे सतमाला की पहाड़ियां, बालाघाट की पहाड़ियां, सतमाला की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां और अजंता की पहाड़ियां। अजंता की पहाड़ियों को काटकर बनाया भी गए हैं कई मंदिर। इसी महाराष्ट्र में यहां पर एक और ऊंची चोटी पाई जाती है। इस ऊंची चोटी का जो नाम है, इसका नाम है कलसूबाई। और कलसूबाई जो है वो महाराष्ट्र की हाईएस्ट पिक है। यानी कलसूबाई की अगर बात की जाए तो कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 1646 मीटर इसकी हाइट है। कलसूबाई के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें एक और दिखेगा, इसका नाम है महाबलेश्वर। और इसी महाबलेश्वर से एक नदी होकर निकलती है। इस नदी को कहते हैं हम कृष्णा नदी। और महाबलेश्वर से उद्गम होता है कृष्णा नदी का। महाराष्ट्र के नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र के नीचे हमें कर्नाटक मिलेगा। और कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियों के अलावा यहां पर स्थित है मैसूर का पठार। और यहीं कर्नाटक में एक और चोटी पाई जाती है जिसका नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की अगर बात की जाए तो ये जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक है कुद्रेमुख। यानी कुद्रेमुख की ऊंचाई जो है वो वेस्टर्न घाट यानी के सबसे ज्यादा है। और इस तरह कुद्रेमुख जो है उसे ही वेस्टर्न घाट यानी के 1892 मीटर समथिंग इसकी हाइट है। और ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? हमने विंध्याचल देखा, विंध्याचल के 3 पार्ट देखे, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। सद्भावना सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमने सतपुड़ा देखा, सतपुड़ा के 3 पार्ट हैं, राजपीपला, महादेव और मेकाल। महादेव की सबसे ऊंची चोटी सूपगढ़ यानी 1350 है, जो कि सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, उड़ीसा में गरजात और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता की पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकल रही है। बाबा बुदन और मैसूर का पठार है कर्नाटक में। यहीं पर कुद्रे मुख है। कुद्रे मुख के बाद यहां पर जो है वो पुष्पगिरी है। कई लोग ब्रह्मगिरी भी बोलते हैं इसको, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी। पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी से एक और नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं कावेरी नदी। और इस तरह कावेरी नदी का उद्गम भी कर्नाटक में होता है। क्लियर है? समझ में आया यहां तक आप लोगों को? ठीक है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना ही आप लोग करें। जितना मैं बता रहा हूं आपको उतने में ही क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है। अब हम उड़ीसा से नीचे उतरेंगे। उड़ीसा से नीचे उतरेंगे, सिर्फ अपने कॉपी पे नोट डाउन करके एक दो बार पढ़ के और एमसीक्यू लगा देना। सारे माउंटेन माउंटेन पहाड़ पर्वत, आज हमने बहुत लंबी क्लास में ये सब कुछ करा दिया मैंने। और सब वो जो एग्जाम में आता, फालतू चीज कुछ नहीं, कोई फालतू चीज नहीं पढ़ना है हम लोग को। जो एग्जाम में आता है सिर्फ वो ही पढ़ना है। क्लियर है? चलो अब हम आगे आएंगे तो यहां पर हमें आंध्रा दिखेगा। और आंध्रा में हमें कई छोटी छोटी
जो है पहाड़ियां दिखाई देंगी, जैसे यहां पर नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वालकोंडा, पालकोंडा। ठीक है, साउथ के नाम याद कराने की ट्रिक है, मैं बता दूंगा अभी तुम लोगों को। और इसके बाद यहां पर एक और हिल्स पाई जाएगी जिसका नाम है नगारी हिल्स। और इस तरह हमें यहां पर आंध्रा में नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वालकोंडा, पालकोंडा और नगारी हिल्स दिखाई देगी। इसी आंध्र प्रदेश में हमें यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, वो दिखाई देगी और उसका नाम है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आंध्रा समाप्त होगा, आंध्रा के बाद हम तमिलनाडु में इंटर होंगे और तमिलनाडु में हमें कुछ हिल्स दिखाई देंगी, जैसे हमें कुछ हिल्स के रूप में तमिलनाडु में जवादी, शेवराय, पंचमलाई, एटलस में भी देखते हुए चलना है आप लोगों को, शिरोमलाई, वैरुषनाथ। ठीक है, पंचमलाई, शिरोमलाई, वैरुषनाथ, ऐसी पहाड़ियां हमें यहां दिखाई देंगी। अब जो क्वेश्चन है वो मेन इंपॉर्टेंट है। यहां हमने आंध्रा में देखा, आंध्रा में नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वालकोंडा, पालकोंडा, नगारी हिल्स। तमिलनाडु में जवादी, शेवराय, पंचमलाई, शिरोमलाई, वैरुषनाथ, ये सब पहाड़ियां दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है कि ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आकर एक जगह मिल जाएंगे, दोनों जगह, दोनों आकर एक जगह मिल जाएंगे। जहां मिलेंगे उसे कहते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी की पहाड़ियां याद रखना, 110% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आता ही है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दोनों कहां आकर मिल जाते हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दोनों आकर नीलगिरी में मिल जाते हैं। कहां मिल जाते हैं? नीलगिरी में मिल जाते हैं। और नीलगिरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन स्थल है। और यहां पर इनकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है दोडा बेट्टा। और दोडा बेट्टा जो है वो 26-23 मीटर ऊंचा है। और इस तरह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। इसके बाद याद रखना, इसके बाद रेंज नीचे की ओर जाता है और नीचे की ओर जाएंगे तो यहां पर मिलेगी अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी। और अनाईमुदी की हाइट है 2695, यानी 2695। और इस तरह अन्नामलाई की हाईएस्ट पिक जो है वो अनाईमुडी है। और इस तरह अनाईमुडी जो है वो याद रखना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद आगे एक और पहाड़ी दिखती है जिसको हम कहते हैं कार्डेमम रेंज। और इस तरह भारत के सबसे साउथ में पाई जाती है कार्डेमम रेंज। और इसके बाद हिमालय जो है भारत के माउंटेन रेंज समाप्त हो जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लोगों ने यहां तक करने की कोशिश करी। आप लोग इसके नोट डाउन बनाएं, इसको करें आसानी से, चीजों को देखें कितनी जल्दी ये हो सकता है और तैयारी को रखें। चाहे आप मध्य प्रदेश चयन शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की या व्यापम की, सब में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम दर्रे, नदियां वगैरह जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।